हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाइट्रो केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ए केमिकल रिएक्शन एंड रेट लॉ के बारे में। प्रीवियस जो दो लेक्चर पढ़े थे उसमें हम क्या क्या देखे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका रेट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो एक केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है और रेट लॉ क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में क्या क्या आते हैं पहले लिखता हूं और उसके बाद एक एक करके आपको समझाऊंगा कि वो फैक्टर कैसे एक रिएक्शन को स्पीड या स्लो होने में मदद करता है। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन सा है पहले देखते हैं। पहला फैक्टर जो है हमारा वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे एक रेट केमिकल के रिएक्शन का रेट को डिफाइन करता है वो देखते हैं। अच्छा, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी रिएक्टेंट बाय dt। ये जो लिख रहे थे वो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे सॉलिड चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा यूनिट यूज करते हैं? केजी या फिर ग्राम यूज करते हैं। ऐसे लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर या मिलीलीटर में यूज करते हैं। ऐसे ही किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसका अमाउंट को जानने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, तो इसमें जो रेट को डिफाइन करेगा वो कौन होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन होगा? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का क्यों नहीं ले रहे हो? देखो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट तो कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था, तो उसका कंसंट्रेशन जीरो ही था। उसका कंसंट्रेशन से हमको क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक केमिकल रिएक्शन का कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। समझ में आया? जैसे मान लो आप देखे होंगे बैंक क्या करता है? लोगों को लोन देता है। बैंक के पास जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा होगा उतना ही वो लोन दे पाएगा। अगर उसके पास कम पैसा होगा तो वो कम लोन देगा। ऐसे ही जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगा और उतना रेट बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद देखेंगे हम कैटालिस्ट के बारे में। ठीक है, कैटालिस्ट क्या होता है? अच्छा, क्या देखेंगे हम कैटालिस्ट के बारे में। पहला फैक्टर कौन था? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है? कैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करता है? आप बहुत सारे बुक में या फिर बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जहां पे बोला जाता है कि कैटालिस्ट का काम क्या होता है। कैटालिस्ट क्या करता है कि रेट को फास्ट करता है। कैटालिस्ट कभी भी रेट को फास्ट नहीं करता है। कैटालिस्ट क्या करता है? याद रखना हमेशा, जब दूसरी बार पूछे आपको कोई इस वीडियो देखने के बाद तो हमेशा बोलना है कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? देखो, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, देखो ऐसा तो नहीं होता कि एक बीकर में पानी ले, एक बीकर में केमिकल सब्सटेंस ले और दूसरे में कुछ केमिकल सब्सटेंस ले और दोनों को मिला दे और रिएक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर भी रिएक्शन ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि मतलब आए दो मॉलिक्यूल ऐसे बाइंड किया और रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं। उनको रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो एनर्जी बैरियर को उनको जब वो क्रॉस कर लेंगे तभी उनके बीच रिएक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी जब तक वो क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी पास ले आओ केमिकल मॉलिक्यूल्स को, उनमें रिएक्शन नहीं होगा। तो कैटालिस्ट वहां पे क्या करता है? जो एनर्जी का मतलब बैरियर होता है उसको क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। मान लो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हो, आप जैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे हो कि जब मॉलिक्यूल पास आते हैं उनमें क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कब तक नहीं होगा? जब तक उनमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी अटेन नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो आपको पास ये है, जो ऐसे एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे है रिएक्टेंट का एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट का एनर्जी,
और यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का एनर्जी। हमेशा याद रखना प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जहां पे प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएगा वो कभी भी फॉर्म नहीं होगा, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो यह रिएक्टेंट का एनर्जी और ये प्रोडक्ट का एनर्जी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ क्या है, अभी समझेंगे वो, उसको धीरे धीरे जाएंगे उसमें। मैं बस बता रहा हूं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं EA से। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट इतना एनर्जी, ये एनर्जी का मतलब एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, जब तक रिएक्टेंट इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अटेंड नहीं कर लेता है वो प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है। ठीक है, ये एनर्जी इधर मतलब यहां कहां ले आता है। तो सोचो जिस केमिकल स्पीशीज को रिएक्शन करने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी था, उसको क्या किया, कैटलिस्ट इतना कम में ले आया। ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट, ये विथ कैटलिस्ट है। ठीक है, ये विथ कैटलिस्ट है, ये विथ कैटलिस्ट है। तो मानो अब आपको इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता था पहले, लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज किए रिएक्शन में तो इतना कम एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को कभी भी कैटलिस्ट फास्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो उसी से हमको लगता है कि रेट फास्ट हो गया। समझ में आया कैटलिस्ट कैसे काम करता है? जैसे आप बहुत सारे सीरियल देखते होंगे कि क्या होता है, वहां पे एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है या फिर वो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन वो क्या करता है, एक मैच मेकर रहता है। वो क्या करता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर में झगड़ा क्रिएट करवाता है, लेकिन वो खुद कभी देखते, अब अगर आप देखे होंगे तो उसको क्या देखे होंगे कि वो कभी झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होता है। सेम चीज करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, लेकिन कभी भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए मान लो आपको ए के साथ बी रिएक्ट करवा रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, लेकिन ये आप देखें कि ये रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। ठीक है, वही अगर आप क्या करेंगे, ए बी प्लस एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, वो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा लेकिन स्पीड होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़े कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो रिएक्टेंट क्या होता है, फास्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर कैटालिस्ट ए और बी के साथ रिएक्ट कर ले तो आपको ये जो पी मिल रहा था, अभी आपको प्रोडक्ट वही नहीं मिलेगा। इसीलिए कैटालिस्ट हम ऐसे चूज करते हैं जो क्या करे, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करके सिर्फ आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करे और रिएक्शन खत्म होने के बाद वही रिएक्शन से निकल जाए। ऐसे ही मतलब कैटलिस्ट का वर्किंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए वो हेल्पफुल होता है। समझ में आया कैटलिस्ट क्या करता है, कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अभी नेक्स्ट फैक्टर के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, कैटलिस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट फैक्टर जो देखेंगे उसका नाम क्या है, टेम्परेचर। क्या नाम है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे हेल्प करता है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को, वो देखने वाले हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या था, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगा। फिर क्या देखे हम, कैटालिस्ट के बारे में। कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। अभी देखेंगे हम क्या, टेम्परेचर के बारे में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको 10 लोग हैं, आपको क्या किया, मैं एक रूम में बंद किया और रूम टेम्परेचर में ही छोड़ दिया। ठीक है, आप कई टाइम तक रुकेंगे, कुछ आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लो मैं बाहर से आपको बंद कर दिया 10 लोगों को और रूम का टेम्परेचर बढ़ाते गया, तो आपको क्या होगा कि आप इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज होता है मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर में ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ टेम्परेचर लो है और यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, जितना इधर उधर भागेंगे उन दो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलाइड उतना ज्यादा होगा, मतलब ये एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा टकराएंगे उनके बीच में क्या होगा, बॉम्बार्डमेंट क्रिएट होगा। और उसी बॉम्बार्डमेंट के थ्रू क्या होता है कि उनमें मतलब एनर्जी क्रिएट होता है। उसके थ्रू क्या होता है, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। समझ में आया? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर जब कम था तो मतलब रिएक्शन कम होगा, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट जितना भी ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे कि रिएक्शन ज्यादा करेंगे। उसीलिए टेम्परेचर क्या करता है कि टेम्परेचर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसका रिलेशन
मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके साथ भी देखे हम, वो कैसे आगे आएगा, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या देखेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, आपके पास एक क्यूब है और एक क्यूबेड ड्रॉ करता हूं पहले। ठीक है, एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, और एक क्या है आपके पास, क्यूबॉइड। ठीक है, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। अच्छा, जब क्यूब के ऊपर मैं एक मॉलिक्यूल को प्लेस करता हूं, ठीक है, क्यूब के ऊपर क्या कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल को प्लेस कर रहा हूं, और एक क्यूबॉइड के ऊपर भी मॉलिक्यूल को प्लेस कर रहा हूं। आपको क्या पता चला कि किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल प्लेस हो चुके, क्यूबॉइड में। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये जो पर्सन है उसको ही तो सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और उनमें मतलब जो कोलाइड होने का पावर उतना ज्यादा बढ़ेगा और उससे रिएक्शन जितना उतना ज्यादा होगा। तो क्या होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और ये सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है, कैटालिस्ट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, कैटालिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां पे रिएक्शन प्रोसीड होता है। समझ में आया? ठीक है, अभी सरफेस एरिया देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखिए, कैटालिस्ट देखे और टेम्परेचर देखे। अभी हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करता है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। क्या क्या देखे हम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट, टेम्परेचर और कौन सा देखे, सरफेस एरिया। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम, अभी देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो कोई भी मान लो आपके पास, जैसे आप पहले के टाइम में देखे होंगे या नहीं पता मुझे, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, रॉक सॉल्ट टाइप मतलब नमक आता था जो थोड़ा बिग पार्टिकल साइज होता था। लेकिन अभी क्या आ रहा है, वो फाइन पाउडर आता है जिसमें आयोडीन होता है। ठीक है, लेकिन जब पहले रॉक सॉल्ट टाइप आता था उसमें क्या होता, इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल, ऐसे मतलब पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा रहता था। अभी वो पाउडर फॉर्म में बहुत ज्यादा पाउडर, फाइन पाउडर टाइप आता है। ठीक है, आप क्या करोगे, जब एक ग्लास ऑफ वाटर लोगे और इसमें ये रॉक सॉल्ट को डिजोल्व करोगे और एक में पाउडर वाला सॉल्ट को डिजोल्व करोगे, तो कौन सबसे ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली पाउडर वाला सॉल्ट। क्यों, क्योंकि उसमें उसका फिजिकल स्टेट क्या डिपेंड करता है कि वो पाउडर फॉर्म में है, किसमें, पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, इसका क्या साइज है, इसका बिग पार्टिकल है इसमें। ठीक है, तो जिसका मतलब फिजिकल स्टेट जितना ज्यादा फाइन होगा, जिसका मतलब जो ज्यादा पाउडर फॉर्म में होगा, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट उतना अच्छा है, वो डिजोल्व उतना ज्यादा कर सकता है, या फिर उतना ज्यादा रिएक्टेंट सॉल्वेंट में वो डिजोल्व कर सकता है। तो क्या होगा, रिएक्टेंट उतना ज्यादा फास्ट होगा। समझ में आया? कौन कौन सा फैक्टर देखे हम, एक देखे सरफेस एरिया, एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एक कैटालिस्ट, टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन किसका देखे थे हम, रिएक्टेंट का देखे थे, प्रोडक्ट का तो हम देख ही नहीं रहे। समझ में आया? तो और कौन सा फैक्टर है जो मतलब केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करता है, देखो मतलब जैसे बहुत सारा रिएक्शन क्या होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, और कोई सारा रिएक्शन होता है जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि लाइट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो आप देखिए पता होगा, HNO के फॉर्म में हम लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, HNO के फॉर्म में क्या होता है कि फोटोन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो लाइट का इंटेंसिटी कितना ज्यादा होता है, उसमें हम वो डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन
फास्ट होगा या स्लो, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर देखें हम, देखो सरफेस एरिया, रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट, और कोई कोई रिएक्शन जिसमें फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होता है रिएक्शन, उसमें हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अभी दूसरा पार्ट देखेंगे, जो मैं पहले बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या क्या देखने वाले थे, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ के बारे में, ठीक है। अभी फैक्टर देखो बहुत सारा चीज केमिकल काइनेटिक्स में खत्म हो चुका है, जो मतलब आपको बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। अभी देखेंगे अब रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं कि रेट लॉ क्या होता है और उसके एक्सप्रेशन को हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है पहले लिख लीजिए, रेट लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्या उसके रिलेटेड कुछ चीज। रेट लॉ में कैसे लिखते हैं, रेट लॉ को हम आर से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है कि रेट लॉ का पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूं, उसके बाद देखेंगे कि उसको कैसे मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। रेट लॉ इज समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। बहुत बड़ा टर्म हो गया जो आपको समझ में नहीं आया होगा, पता है, अब धीरे धीरे समझते हैं वो क्या होता है, ठीक है। क्या बोला मैं पहले कि रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, क्या है, अल्फा ए प्लस बीटा बी, वही जनरल रिएक्शन हम हर किसी एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। अल्फा ए प्लस बीटा बी, गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। मैं क्या बोला, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन सा रिएक्टेंट है इधर, ए और बी, तो प्रोडक्ट उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोला कि कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और क्या बोला, रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन सा है, अल्फा और बीटा। उन कुछ पावर यहाँ पे लिखेंगे, मान लो हम लिखते हैं एक्स और यहाँ पे वाई, व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, जो कि एक्स का बराबर हो भी सकता है, एक्स के बराबर हो भी सकता है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा कंडीशन होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है, यहाँ पे बीटा का सॉरी बी का पावर क्या है, वाई, जो कि बीटा के बराबर हो भी सकता है या फिर बीटा के बराबर नहीं भी हो सकता है। ये कौन से कंडीशन में होगा वही देखेंगे, ठीक है। आपको अभी पता चल गया रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया। अच्छा, जब हम क्या करते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन आता है, वहां जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू देके क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। ये एक्स वाई क्या है पता, ये एक्स वाई को क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले एक नया टर्म ऐड हुआ के को हम क्या बोलते हैं, ये रेट का है, ये रेट का मतलब रेट का कांस्टेंट है, इसको इसीलिए बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छा रेट मतलब रिएक्शन रेट, जो रेट लॉ लिखे हैं वहां पे के का वैल्यू क्या होगा वो डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। जब इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आर हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो के के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही रहेगा, तब आर के साथ के का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए रेट कांस्टेंट को यही बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट लॉ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू यूनिटी। मतलब जब इन दोनों का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तब क्या होगा, रेट कांस्टेंट जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ बोल सकते, मतलब रेट लॉ के बराबर कर सकते हैं। समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि ये जो रेट सॉरी ये जो ये के है उसका यूनिट किसके साथ इक्वल होगा वो देखते हैं, ठीक है। ये के का यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा वो देखेंगे, और एक्स और वाई क्या होगा वो भी देखने वाले हैं। समझ में आया, ठीक है।
हम क्या क्या देखें कि के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। और भी एक चीज बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, सॉरी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम देखें यहाँ पे एक्स और वाई, ये वैल्यू क्या होता है पहले देखते हैं, ठीक है। एक्स क्या होता है कि ऑर्डर, इसको देखो, ये जो पावर है इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ये जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी भी होता है, कब, वो देखेंगे, कहां कहां कंडीशन अप्लाई होगा वो देखेंगे, ठीक है। पहले क्या देखें कि एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, और ये जो कोफिशिएंट है इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स जो है वो ऑर्डर किसके रेस्पेक्टिव में है, ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू ए है। जो वाई है क्या, उसको क्या बोलेंगे कि ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू बी है। समझ में आया, क्या है, ये एक्स जो होगा वो ऑर्डर किसके रेस्पेक्टिव में होगा, ए के रेस्पेक्टिव में होगा। जो वाई है वो ऑर्डर किसके रेस्पेक्टिव में होगा, वो बी के रेस्पेक्टिव में होगा। वो टोटल ओवरऑल ऑर्डर क्या बोल सकते हैं हम, जो पूरा रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो सकता है, जब हम कोई भी रिएक्टेंट हो उसका ऑर्डर, रेस्पेक्टिव ऑर्डर को सम करने के बाद जो मिलेगा हमको, वो क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे जो जितना भी कंसेंट्रेशन है उनका ऑर्डर को अगर प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट स्पीसीज है तो उसके लिए हम दो को ऐड, अगर तीन होगा तो तीन को ऐड करना, ऐसे, ठीक है। जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर है उनको ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर। एक्स प्लस वाई जो होगा, मान लो हमारे पास एक जेड वैल्यू आया, उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर ओवरऑल ऑर्डर। समझ में आया क्या क्या होता है। पहले हम देखे रेट लॉ क्या होता है, क्या होता है रेट लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि एक प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट को इंसर्ट किए, उसका वैल्यू, उसको क्या बोलते थे हम, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते थे। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों बोलते थे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसलिए बोलते थे क्योंकि इसका वैल्यू रेट लॉ के बराबर हो जाएगा जब ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें हम कि ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू ए क्या हुआ, ऑर्डर रेस्पेक्टिव टू बी क्या हुआ, या फिर उसके बाद क्या देखे, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये सब देखे। अभी इस जो रेट लॉ निकाले उसके रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट चीजें याद रखने वाला है, उसको मैं बता देता हूं क्या क्या आप याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो आपको बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो हम क्या देखे कि जो रेट लॉ होता है वो क्या होता है कि, अच्छा, वो रेट लॉ क्या होता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। जो किसी कोई पावर के मतलब जिसका कुछ पावर होता है, ठीक है, वो क्या क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। हम क्या क्या देखे थे, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप ऐसे ही कोई रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। कब बता सकते हैं, जब कोई रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंटल रिएक्शन होगा या फिर क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। समझ में आया, कोई रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है उस, या फिर वो कोई एलिमेंटल रिएक्शन होगा, उसके लिए ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होगा। ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कब होगा, पहले बात तो याद रखना है, एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। दूसरे बात, ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कब होगा, जब क्या होगा, एलिमेंटल रिएक्शन होगा, या फिर कब होगा, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। समझ में आया, ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कब कब होगा, जब एलिमेंटल रिएक्शन होगा या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कब नहीं होगा, जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता है, ऑर्डर नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। और अगर मान लो किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा स्टेप है, ठीक है, मान लो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से प्रोडक्ट बनता है। ए से डायरेक्ट पी बन रहा है एक स्टेप में, तो इसके लिए ऑर्डर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, तो
इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब ए से इतना ज्यादा स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि मतलब इसके लिए यहाँ पे 1 है तो इसके लिए सिंगल ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन में किसको हम ऑर्डर बोलेंगे, जो स्लो स्टेप होगा, मान लो कहीं पे लिखा होगा स्लो स्टेप लिखा होगा, उसके लिए जो ऑर्डर होगा वही होगा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। समझ में आया? जो स्लो स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप वहां पे लिख दिया होगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो आपको नहीं बोला है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है वो नहीं दिया है, अगर आपको लिख दिया है न्यूमेरिकल में कि एलिमेंटल रिएक्शन है, तो आपको वहां पे कंसीडर करना होगा जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही ऑर्डर होगा। समझ में आ गया? तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता है, मल्टी स्टेप के लिए ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है। समझ में आ गया? अभी देखते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सॉरी ऑर्डर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर का वैल्यू समझ में याद रखना ये चीज, ऑर्डर का वैल्यू इंटीजर कोई भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0, ठीक है। 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अच्छा और कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता। यही है डिफरेंस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा, ज्यादा मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में हम क्या लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है जो मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के पावर जो होता है उसका सम को हम बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ऑर्डर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी वो हो सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये सब हुआ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अभी देखते हैं कि रेट लॉ को हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। या फिर और उसके बाद देखेंगे कि जो के देखे थे हम, क्या रेट कांस्टेंट उसका यूनिट क्या होता है वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो हम रेट कांस्टेंट देखे उसका ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब हम रेट को लिखते थे, रेट को क्या लिखते थे, रेट या फिर आर जो लिखते थे, हम क्या लिखते थे, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ऐसा कुछ लिखते थे जो रेट को डिफाइन किए थे। तो वहां पे अच्छा रेट जब हम डिफाइन किए थे, रेट के लिए यूनिट क्या था, मोल पर लीटर या फिर मोलर जो बोलते थे हम, मोल सेकंड इनवर्स, या फिर मोल को हम ऐसे मोल को कैसे डिनोट करते थे, मोल पर लीटर इनवर्स ऐसे बोलते थे, ठीक है। रेट का कांस्टेंट, रेट का यूनिट क्या था, मोलर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसका क्या यूनिट होगा, मोल पर लीटर होगा या फिर मोलर, वही ना, मोलर का पावर एक्स, यहाँ पे भी मोलर का पावर एक्स वाई होगा, ठीक है। अभी बचा हमारे पास क्या, के का यूनिट क्या होगा, अभी ये देखते हैं, ठीक है। के वहीं रहने दो, इधर को इसको इधर ले, ठीक है। मोलर सेकेंड इनवर्स बाय मोल का पावर, देखो ए कहीं भी या ये होता है कि ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। सेम ऐसे है, ए टू द पावर एक्स प्लस इंटू ए टू द पावर वाई है, तो इसको लिख सकते हैं एम टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर, ठीक है। कोई भी मैं क्या बोला था, ओवरऑल ऑर्डर यही तो होता है एक्स प्लस वाई। तो ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, अब याद रखना, ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई ऑर्डर ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ एन लिख सकता हूँ, किसके बराबर है, के के बराबर, ठीक है। तो के को हम इस साइड लेके आते हैं, तो के को क्या लिख सकते हैं, एम एच टू द पावर -1 एम का पावर एन लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम बाय एम टू द पावर एन एच इनवर्स। तो इसको देखो यहाँ 1 है और ये n है, तो m का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m टू द पावर 1 माइनस n h टू द पावर -1। ये किसका यूनिट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट है। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिख रहा हूं, m 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये है रेट का यूनिट। ये ध्यान से समझ लो ये कैसे निकाले, ठीक है। रेट का यूनिट हमेशा किसके बेसिस पे आता है,
मोलर सेकेंड इनवर्स के बेसिस पे आता है। जो रेट का यूनिट होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सेम ही होता है। समझ में आया? अभी देखते हैं कि अगर हमको एक न्यूमेरिकल दिया है, उससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट का मतलब कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, वो कैसे डिफाइन करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन का मतलब एग्जांपल दे दिया जहां पे आपको कौन सा इसका यूनिट दिया है, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है, उससे हम डिफाइन करेंगे कि रेट कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, मान लो आपको एक रिएक्शन दिया है 2A से P प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जहां पे ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है कोई कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि जो K का यूनिट है वो क्या है 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इतना बोल दिया है और आपको पूछा है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिराइव करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला था कि K का यूनिट क्या होता है, मोलर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, अच्छा जो कुछ वैल्यू देखो, रेट कांस्टेंट है, कुछ तो वैल्यू होगा, उसके बाद ये यूनिट था। ठीक है, तो यूनिट को हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, K का यूनिट क्या यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड इनवर्स में दिया है। यहाँ पे मैं क्या बोला था कि मोलर में भी कुछ होता है, यहाँ पे भी कुछ मोलर में होगा, जिसका वैल्यू, अच्छा ये तो पता होगा कि किसी का वैल्यू 0 = 1 होता है। यहाँ पे 1 एक मतलब हाइड होके है, जिसको हम लिख सकते हैं मोलर का पावर 0 लिख सकते हैं। समझ में आया? मोलर का पावर 0 = क्या होता है, 1 ही होगा, तो 1 के साथ सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो यूनिट है। ठीक है, अभी देखो इसको अगर हम इक्वेट करें कि क्या होगा, मोलर का पावर 1 - n = मोलर का पावर 0 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 - n = 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे जो n का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें है जो आता है जेईई मेंस वगैरह में आता है, ये ऑर्डर निकालना। ऐसे कोई रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया होगा और उसका यूनिट दिया होगा, आपको पता चल, आपको बोलेगा कि यहाँ से ऑर्डर का फाइंड करो, तो आप कैसे यूनिट के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि रेट ये जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या होता है, यूनिट क्या होता है रेट कांस्टेंट का। उसके बाद हम क्या क्या देखे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, और उसके बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके लिए हाफ लाइफ और एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर बेस्ड केमिकल रिएक्शन, ये सब देखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी लर्निंग।